नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं एनिमल किंगडम की बिल्कुल शुरुआत में, जहां जीवन ने पहली बार जटिल रूप लेना शुरू किया था। हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक सबसे सरल जंतुओं को कैसे समझते और बांटते हैं। तो तैयार हो जाइए जंतु जगत के पहले 5 संघों यानी फाइला के रहस्यों को जानने के लिए। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम वर्गीकरण के बेसिक आइडिया से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके इन 5 कमाल के संघों की दुनिया में उतरेंगे। तो भाई, इन कमाल के जीवों से मिलने से पहले हमें थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। हमें उन सुरागों को समझना होगा जिनका इस्तेमाल करके वैज्ञानिक एनिमल किंगडम का इतना बड़ा फैमिली ट्री बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे सुराग उनके बॉडी डिजाइन में ही छिपे हुए हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये हमारी मास्टर की जैसा है। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे 3 मेन क्राइटेरियाज पर समझेंगे। पहला, संगठन का स्तर। दूसरा, सिमेट्री या सम्मिति। और तीसरा, बॉडी कैविटी या देह गुहा। समझ लीजिए कि यही वो नियम है जिनसे पूरा एनिमल किंगडम चलता है। तो हमारे पास 3 मेन सुराग हैं। पहला, संगठन का स्तर, मतलब क्या वो जीव सिर्फ लेगो ब्रिक्स यानी कोशिकाओं का एक ढेर है, या उन ब्रिक्स से दीवारें यानी टिश्यू और फिर कमरे यानी ऑर्गन्स बनाए गए हैं। दूसरा है सम्मिति। अगर किसी जीव को काटा जाए तो क्या शीशे की तरह 2 बराबर हिस्से मिलते हैं, जैसे पिज्जा के स्लाइस। और तीसरा, देह गुहा। क्या शरीर के अंदर ऑर्गन्स के लिए कोई खाली जगह है। ये बॉडी डिजाइन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी। तो चलिए अब हमारे पहले ग्रुप से मिलते हैं, संघ पूरीफेरा, जिन्हें हम आमतौर पर स्पंज के नाम से जानते हैं। ये एनिमल किंगडम के बिल्कुल बेस पर हैं। कह सकते हैं कि ये जीवन का पहला मल्टी सेल्यूलर एक्सपेरिमेंट थे। यहाँ देखिए, साइगॉन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। गौर कीजिए कि इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है ना, जैसे नेचर की कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो। इसीलिए हम इन्हें असम्मित यानी एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो स्पंज के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? पहली बात, ये सिर्फ कोशिकाओं के लेवल पर हैं, कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं। ये एक बहुत ही अनोखे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जीते हैं। और एक और दिलचस्प बात, ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं, मतलब एक ही जीव मेल और फीमेल दोनों का रोल प्ले कर सकता है। ये जो जल नाल तंत्र है ना, यही स्पंज को इतना यूनिक बनाता है। जरा सोचिए, किसी की पूरी बॉडी एक फिल्टर की तरह काम कर रही हो। पानी छोटे छोटे छेदों ऑस्टिया से अंदर आता है, सेंट्रल कैविटी यानी स्पंज गुहा से गुजरता है और फिर बड़े से छेद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। यही रास्ता खाना पकड़ने, सांस लेने और कचरा बाहर फेंकने का काम करता है। सच में यही उनकी लाइफलाइन है। चलिए अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है संघ निडेरिया में, जहां हमें पहली बार असली टिश्यू और एक प्रॉपर बॉडी प्लान देखने को मिलता है, जिसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। निडेरिया के पास जिंदगी जीने के 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है पॉलिप, जो किसी पौधे की तरह एक जगह चिपका रहता है, जैसे सी एनिमन। और दूसरा है मेड्यूसा, जो एक तैरती हुई छतरी जैसा है, यानी हमारी क्लासिक जेलीफिश। कुछ जीव तो इन दोनों रूपों के बीच अपनी जिंदगी बदलते रहते हैं। ये एक कमाल की लाइफ स्ट्रैटेजी है जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। होता क्या है कि जो पॉलिप है, जो एक जगह स्थिर है, वो एसेक्सुअली मेड्यूसा को जन्म देता है। फिर वो घूमने फिरने वाला मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिससे नए पॉलिप्स पैदा होते हैं। ये नेचर में डबल लाइफ का एक शानदार उदाहरण है। और ये रहा निडेरिया का सीक्रेट वेपन, नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिका। ये उनके टेंटिकल्स पर लगे छोटे छोटे विस्फोटक हार्पून की तरह हैं। ये उन्हें शिकार को पकड़ने, खुद को बचाने और किसी सतह पर चिपकने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब जेलीफिश के डंक के बारे में सुने, तो इन पावरफुल सेल्स को जरूर याद कीजिएगा। हमारा अगला स्टॉप है टीनोफोरा, जिन्हें समुद्री अखरोट या कंकट जेली भी कहा जाता है। निडेरिया की तरह ये भी टिश्यू लेवल पर हैं, पर इनके पास अपनी कुछ खास ट्रिक्स हैं। जैसा कि इस प्लूरोब्रैकिया में देखा जा सकता है, इनकी पहचान है ये 8 कतारे, जिन्हें कंकत पट्टिकाएं कहते हैं। ये छोटे चमकते हुए बालों की तरह हैं, जो एक साथ धड़कते हैं, जिससे ये पानी में तैरते हुए एक इंद्रधनुषी लाइट शो करते हैं। लेकिन टीनोफोरा की सबसे जादुई बात पता है क्या है? वो है जीव दीप्ति, यानी खुद की रोशनी पैदा करने की काबिलियत। ये गहरे समुद्र की जीते जागती लालटेन है, जो अंधेरे में कमाल की चमक पैदा करती हैं।
सच में एक बहुत ही आकर्षक खूबी है ये। अब हम आते हैं एक असली गेम चेंजर पर, संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज या चपटे कृमि। यहाँ से लाइफ ने एक नया बॉडी प्लान अपनाया। पहली बार हमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी एक लेफ्ट और एक राइट साइड, एक सिर और एक पूंछ। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, मतलब इनके पास 3 बेसिक टिश्यू लेयर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनाने की नींव रखती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनकी बॉडी एकदम कागज जैसी चपटी होती है, जैसा कि हम इन टेपवर्म और लिवर फ्लूक में देख सकते हैं। इनमें से कई तो सीक्रेट एजेंट्स की तरह होते हैं, जो दूसरे जानवरों के अंदर पैरासाइट बनकर रहते हैं और अपने होस्ट से ही न्यूट्रिएंट्स चुराते हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? बायलैटरल सिमेट्री, 3 टिश्यू लेयर्स और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ये अगुहिक हैं, यानी इनके ऑर्गन्स के चारों तरफ कोई इंटरनल कैविटी नहीं है, और इनके पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये स्पेशल फ्लेम सेल्स हैं जो शरीर से कचरा बाहर निकालने वाली छोटी छोटी किडनी की तरह काम करती। और आखिर में आज के लिए हम पहुंचते हैं एस्केल्मिन्थीज यानी गोलकृमि पर। यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एक और बड़ी छलांग देखने को मिलती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सिर्फ ऑर्गन्स होने की बात नहीं है, बल्कि ऑर्गन्स का एक टीम की तरह मिलकर काम करना है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इन्हें बीच से काटा जाए तो ये गोल दिखेंगे, इसीलिए तो इनका नाम गोलकृमि है। और चपटे कृमि से अलग यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसा कि इस एस्कैरिस में दिख रहा है। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी के ज्यादा मौके बनते हैं। यहाँ एक नया और इम्पॉर्टेंट शब्द आता है, कूटगुहिक या स्यूडोसीलोमेट। इसका मतलब है कि इनके पास बॉडी कैविटी तो है, पर वो एक तरह से नकली या अधूरी है। ये एक असली मेसोडर्म से बनी कैविटी की तरफ एक बीच का कदम है। इसे एक प्रोटोटाइप बॉडी कैविटी की तरह समझ सकते हैं, जो ऑर्गन्स को बढ़ने और आज़ादी से मूव करने के लिए जगह देती है। तो चलिए 1 मिनट रुककर इस कमाल की यात्रा को देखते हैं। हम सिंपल सेल क्लस्टर्स यानी पोरीफेरा से शुरू हुए, फिर टिश्यू वाले निडेरिया तक पहुंचे, उसके बाद ऑर्गन्स वाले प्लैटीहेल्मिन्थीज और आखिर में ऑर्गन सिस्टम वाले एस्केल्मिन्थीज तक आ गए। हमने एसिमेट्रिकल शेप से लेकर एक क्लियर हेड और टेल वाली बायलैटरल सिमेट्री तक का सफर देखा। हर एक संघ एवोल्यूशन की कहानी में एक बहुत जरूरी चैप्टर है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सभी नए डेवलपमेंट्स में से, चाहे वो टिश्यू का बनना हो, एक सिर का विकसित होना हो, या फिर ऑर्गन्स के लिए एक इंटरनल कैविटी का बनना हो, क्या लगता है वो कौन सा एक बदलाव था जो एनिमल किंगडम की इतनी विशाल डाइवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हुआ? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सोचते रहिए।